तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीएसआई सूबेदार स्टेनो एलडीसी भर्ती 17 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। साथ ही साथ में एमपीएसआई की जो क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो आप तक सही समय पर पहुंच सके। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न किसने भेजे हैं। तो रचना जैन जी ने भेजे हैं। 79 नंबर इनके आए हैं और इन्होंने हमारे नोट्स भी लिए थे और नोट्स ग्रुप में भी ये शामिल थे। ठीक है, तो रचना आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज सुबह भी नदियों को और डैम से बहुत प्रश्न आए थे। सेकेंड शिफ्ट में भी नदियों और डैम से बहुत प्रश्न देखने को मिले हैं। तो एक जो ऐसा टॉपिक है जो आपको आबकारी में भी देखने को मिला सबसे ज़्यादा, एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी सबसे ज़्यादा देखने को मिला और एमपी एएसआई में भी सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, वो है नदियाँ और डैम। और ये आपके एमपी एसआई में भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। चलिए पहला प्रश्न है, बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो बेतवा नदी का उद्गम रायसेन से होता है। देखिए, बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वतमाला यानी कि विंध्यन रेंज से होता है। विशेष रूप से झीरी गांव के पास जो होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम के उत्तर में स्थित है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है और अंततः यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है, जो इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। पहली बात, बेतवा का उद्गम रायसेन से होता है। दूसरी बात, ये कहाँ पर जाकर के मिलती है, तो यमुना की सहायक नदी है, यमुना नदी में जाकर के ये मिल जाती है। ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले आप लोगों को बता दें, आपके सामने कैलेंडर आ चुका है 2026 का और आपको वहां पर एक बड़ी भर्ती देखने को मिल रही है, जो है मध्य प्रदेश क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और जेल अधीक्षक भर्ती की। तो इसके कंप्लीट नोट्स आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं मात्र 189 रुपए में, जिसमें क्या क्या मिलेगा आपको, तो इंग्लिश, साइंस, हिंदी, जीके, जीएस, मैथ, करंट अफेयर, इन सब के कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाले हैं। मार्च 2026 में इसका एग्जाम होने वाला है और इसके जो फॉर्म है वो आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएंगे। तो ये कंप्लीट नोट्स आप अभी ही ले सकते हैं, अभी से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी अगर आप इसका एग्जाम देने वाले हैं जेल प्रहरी और वन रक्षक का। ठीक है, क्योंकि आपने देख लिया है लेवल क्या चल रहा है, अच्छा खासा लेवल देखने को मिल रहा है। जो अभी से तैयारी करेगा वही अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएगा। तो इसके सुपर नोट्स उपलब्ध हैं मात्र 189 रुपए में। इसके साथ में आपको एमपी पुलिस के जितने एग्जाम हुए उन सबका भी कंप्लीट जो पीडीएफ है, जो हमने आपका एनालिसिस करवाया है, उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा एमपीएसआई का जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, बहुत बढ़िया मौका है आपके पास में। फॉर्म भी कम डाले गए हैं और पहली बार प्री मेंस हो रहा है, तो पेपर भी आपको इसी लेवल का देखने को मिलेगा। इसमें आपके 8 से 9 सब्जेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। इन सभी 8-9 सब्जेक्ट का कंप्लीट नोट्स मात्र 199 रुपए में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें आपका हिंदी होगा, अंग्रेजी होगा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, तर्क शक्ति, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है मात्र 199 में। और इसके कल से प्रैक्टिस सेट चालू होने वाले हैं, कल या परसों से, तो प्रैक्टिस सेट के भी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जो लोग नोट्स लेंगे प्रैक्टिस सेट के जो पीडीएफ हैं वो उन्हीं लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो बढ़िया से तैयारी कीजिए, एमपी एएसआई में जो होगा उसको भूल करके अब आप एमपी एसआई में लग जाइए। चलिए, रचना जैन जी ने प्रश्न भेजे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एमपी पुलिस नोट्स ग्रुप में शामिल है। ये जो लोग नोट्स लेते हैं उनको ही नोट्स ग्रुप में शामिल किया जाता है। काफी सारे प्रश्न भी इन्होंने भेजे हैं। 79 नंबर इनके आए हैं, आप देख सकते हैं, रचना जैन इनका नाम है। ठीक है, इसके अलावा इन भाई के एमपी पुलिस कांस्टेबल में 89 नंबर आए थे, आप देख सकते हैं, इन्होंने भी हमारे नोट्स लिए हुए थे। तो जिन लोगों ने नोट्स को लिया है, अच्छे से कंप्लीट किया है, उनके अच्छे नंबर देखने को मिले हैं। तो सर कैसे हम ये नोट्स ले सकते हैं, तो छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको एमपी एसआई के नोट्स चाहिए, इसी क्यूआर कोड पर मात्र 199 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे और आपको एमपी एसआई के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको एमपी क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, वन रक्षक के नोट चाहिए, तो मात्र 189 का पेमेंट करना है। उसका भी स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। आपको उसके भी कंप्लीट नोट्स भेज दिए जाएंगे और साथ में एमपी पुलिस के जो अभी एग्जाम हुए हैं उनके भी आपको सारे क्वेश्चन सेंड कर दिए जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपका वर्ग 3 पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा के नोट्स भी उपलब्ध हैं। इसी नंबर पर आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2025 में विद्युत नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो ये है सुशांत कुमार चटर्जी। चलिए इनके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। सुशांत कुमार चटर्जी वर्तमान में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के प्रमुख यानी कि
डॉक्टर सुशांत कुमार चटर्जी को विद्युत क्षेत्र सुधारों, विशेषकर 1998 में इसकी स्थापना के बाद विनियामक सुधारों के निपटान का लंबा अनुभव है और इन्हीं को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया है। जब इसकी स्थापना हुई थी 1998 में, तब इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अब जाकर के इनको अध्यक्ष बनाया गया है। नाम है सुशांत कुमार चटर्जी। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं? आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन है, कैपिटल ऑफ एनर्जी कौन है? सिंगरौली को कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली जिले को कहा जाता है क्योंकि यह जिला कोयला भंडारों, बड़े ताप विद्युत संयंत्रों, थर्मल पावर प्लांट्स के लिए बिजली उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है, जो राज्य और देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसको कहते क्यों हैं ऊर्जा राजधानी? तो देखो, सबसे पहली बात, इसके पास में कोयला भंडार है। यहाँ कोयले के विशाल भंडार हैं जो बिजली उत्पादन के लिए ईंधन का व्यवस्था करते हैं। ताप विद्युत संयंत्र है, कई बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट जैसे विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, यहीं पे स्थित है और देश में बिजली प्रदान करते हैं। प्रमुख केंद्र, इसे भारत की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है क्योंकि यह देश की ऊर्जा के क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाली जो चीज़ें हैं वो आपको सिंगरौली में देखने को मिल जाती हैं। इसी को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सिंगरौली को सिंगापुर बनाने की बात कही थी। अब भैया बना है कि नहीं बना, ये सिंगरौली निवासी जानते होंगे। अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम से दो प्रश्न देखने को मिले हैं, काकरी टेकड़ी पहाड़ी कहें या फिर काकरी बर्डी पहाड़ी करें, यहाँ से जो है क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। क्षिप्रा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के उत्तर में विंध्याचल पर्वतमाला की काकरी टेकरी या फिर काकरी बर्डी पहाड़ी से होता है, जो उज्जैन के पास में स्थित है। यह नदी मालवा पठार से होकर के बहती है और अंत में चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। देखिए, नदियां केवल ये नहीं पढ़ना है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, आपको ये भी पढ़ना है कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, क्या उसकी विशेषता है, कहाँ पर जाकर समाप्त होती है और जिसमें वो मिलती है वो नदी कहाँ पर जाकर समाप्त होती है। इतनी सारी चीजें आपको कवर करके चलनी पड़ेंगी क्योंकि तीनों एग्जाम में देखा गया है कि डीपली प्रश्न पूछे जा रहे हैं नदियों से। और जो भी आपको नोट्स दिए जाएंगे उन नोट्स में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जो भी नए टॉपिक है, रेलवे स्टेशन कोड पूछे गए थे, रेलवे स्टेशन कोड के नोट्स आपको सब कुछ आपको मिलने वाला है एकदम लेटेस्ट न्यू टॉपिक के अकॉर्डिंग। उद्गम स्थल काकरी बर्डी हो गया, स्थान धार जिले के उत्तर में उज्जैन से 11 किलोमीटर दूर हो गया। उज्जैन शहर इसी नदी के किनारे बसा है जहाँ पर सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है और इसी सिंहस्थ कुंभ की वजह से 5000 आपको होमगार्ड्स की भर्ती बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल जो है वो अंगूर में पाया जाता है। तो अंगूर में मुख्य रूप से टार्टरिक एसिड पाया जाता है जो इसके खट्टे स्वाद के लिए जिम्मेदार है और वाइन बनाने की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा इसमें मैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। तो मुख्य रूप से क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है, अन्य मैलिक और सिट्रिक एसिड भी इसमें पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है करंट अफेयर का प्रश्न, संस्कार उपन्यास किसने लिखा है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो नाम है इनका U.R. अनंत मूर्ति। इन्होंने संस्कार नामक उपन्यास लिखा है। 1994 में इसके लिए इनको ज्ञानपीठ दिया गया था। तो संस्कार उपन्यास U.R. अनंत मूर्ति ने लिखा और उनके साहित्यिक योगदान के लिए, जिसमें यह उपन्यास भी शामिल है, 1994 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कन्नड़ भाषा के साहित्य में एक मील का पत्थर माना जाता है। तो ये कन्नड़ भाषा के कवि हैं, याद रखना है आपको, उपन्यास करता है। ठीक है, उपन्यास कौन सा है? संस्कार है, 1994 में मिला और वे इस सम्मान को पाने वाले छठे कन्नड़ लेखक बन गए। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा नदी तंत्र बनाता है? विथ ऑप्शन उन्होंने प्रश्न भेजा था। उन्होंने मैथ के बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं, लास्ट में आपको पता चलेंगे, और एज इट इज जो प्रश्न एग्जाम में आए सेम टू सेम वही लिख करके उन्होंने भेजे हैं, उसी को कॉपी करके हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया जिससे कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आप तक पहुँच सके। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा नदी तंत्र बनाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जिसे सुंदरवन डेल्टा या बंगाल डेल्टा भी कहते हैं, बनाता है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बंगाल की खाड़ी में बनता है। यह भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है, जो अपनी उपजाऊ मिट्टी और मैंग्रोव वनों के लिए फेमस है। तो नदी तंत्र कौन सा हो गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी तंत्र। स्थान हो गया भारत के पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में। विशेषताएं, दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, अत्यधिक उपजाऊ है और रॉयल बंगाल टाइगर का ये घर माना जाता है। तो नाम है इसका सुंदरवन डेल्टा और बंगाल डेल्टा इसको कहते हैं। अगला देखिए, कश्मीर का कौन सा ऐसा शासक था जिसने महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था? तो ये थे सुल्तान जैनुल आबदीन। कश्मीर के जिस शासक ने महाभारत का फारसी अनुवाद कराया था वह सुल्तान जैनुल आबदीन, जिन्हें बुद्ध शाह या फिर कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। 15वीं शताब्दी में मुल्ला अहमद शाह को यह कार्य सौंपा था, जबकि अकबर के समय भी महाभारत का अनुवाद रजमनामा से करवाया गया था। अगर कश्मीर की बात करते हैं तो सुल्तान जैनुल आबदीन ने करवाया था। ठीक है, इसीलिए इनको, क्योंकि देखो दो लोगों ने इसका महाभारत का अनुवाद करवाया था, एक अकबर ने करवाया था, वो उसी की कॉपी करके इन्होंने भी करवाया। तो सुल्तान जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना, ये प्रश्न भी पटवारी में पूछा गया था। ठीक है,
तो 15वीं शताब्दी में इसका अनुवाद करवाया था। अनुवादक कौन थे? मुल्ला अहमद थे, फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। अगला, 1991 में गठित रंगराजन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? किस लिए इस समिति का गठन किया गया था? तो 1991 में गठित नरसिम्हन समिति का मुख्य उद्देश्य, रंगराजन समिति उद्देश्य जो है वो भारतीय बैंकिंग, दोनों समितियां जो है बैंकिंग से संबंधित हैं, ताकि 1991 के व्यापक आर्थिक सुधार के अनुरूप बैंकिंग प्रणाली का उदारीकरण और आधुनिकीकरण हो सके, जिसमें सरकारी हस्तक्षेप कम करना, बैंकों की स्वायत्तता बढ़ाना। जबकि रंगराजन समिति बाद 2014 में गरीबी के मापने के तरीकों की समीक्षा के लिए बनी थी। देखो, दो समितियां बनाई गई थी और दोनों समितियां, कुछ लोग कह रहे हैं सर नरसिम्हन समिति पूछा था, कुछ कह रहे हैं रंगराजन पूछा था। तो अगर नरसिम्हन पूछा था तो ध्यान रखना नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। अगर आपसे रंगराजन पूछा है तो रंगराजन समिति जो है वो गरीबी क्षेत्र से संबंधित है। गरीबी को मापने के लिए 2014 में बनाया गया था। तो दोनों समितियां आपको याद रखना है, 1991 में बैंकिंग के लिए नरसिम्हन, 2014 में गरीबी मापने के लिए रंगराजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीधे चलते हैं गणित की तरफ। गणित के इन्होंने कुछ प्रश्न भेजे हैं। 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, उसके अलावा कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, एवरेज के इन्होंने बताया कि सर 5 प्रश्न जो है वो एवरेज के। देखो, मैथ रीजनिंग बहुत ज़्यादा सिंपल आ रही है, इसलिए हमने जो भी लोगों के नंबर सुने हैं सबके 70, 72, 73 ऐसे ही नंबर देखने को मिले हैं। तो बहुत मतलब मैथ रीजनिंग सिंपल आ रही है, इसलिए प्रश्न भी अच्छे खासे बन रहे हैं। एज के 3 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन सीआई का भी था। क्या था वो देख लो, 1500 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का सीआई आपको ज्ञात करना था। कितना सिंपल प्रश्न है। और देख लीजिए, डिस्काउंट से भी प्रश्न आया था। मानक विचलन बोला गया था 70, 75, 80, 85, 90 का मानक विचलन बताओ। अब देखो, मानक विचलन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखी है, ट्रिक से आपको समझाया है कैसे आप 2 सेकंड के अंदर मानक विचलन निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। सर्च करना मानक विचलन बाय सक्सेस जंक्शन, वीडियो आपको मिल जाएगी। उसके बाद में 10, 12, 14, 10, 14, 13, 10 का बहुलक बताओ। बहुलक की भी वीडियो हमने बना रखी है। मीन, मीडियन, मोड की वीडियो आपको मिल जाएगी। आगे सक्सेस जंक्शन लिख देना, ये भी आपको मिल जाएगी। और पूछा था कौन सा कथन सत्य है। वृत्त का व्यास केंद्र की परिधि पर समकोण बनाता है। 2 समान लंबाई की जीवा केंद्र से विपरीत की ओर हैं, उनकी केंद्र की दूरी जो है वो समान होगी। ये प्रश्न पूछा गया था। अगला, केंद्र से परिधि पर कोण जो है 120 डिग्री है, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो चाप की लंबाई आपको बतानी थी। अगला, समवर्ती बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो टोटल जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको बताना था, टीएसए पूछा गया था। घनाभ की लंबाई 20 है, चौड़ाई 10 है, ऊंचाई 8 है, तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं उस घनाभ से। 2 सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद में देखो, बहुलक का एक था, बेलन का टीएसए बता दिया। एक प्रश्न आपका माध्य का आया था, एक एलसीएम का आया था। एज का आपका 1 से 2 प्रश्न एज के आए हैं। ट्रेन का एक प्रश्न है, सर्कल के 2-3 प्रश्न है, एडवांस से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न सीआई का, सीपीएसपी के 2 प्रश्न आज पूछे गए थे। चलिए रीजनिंग देख लेते हैं। तो रीजनिंग में आपको नंबर सीरीज इस शिफ्ट में बहुत देखने को मिली है। 3 से 4 प्रश्न नंबर सीरीज के देखने को मिले थे। मिरर इमेज भी इसमें आई थी, 2 प्रश्न मिरर इमेज के, 2 प्रश्न क्लॉक के पूछे गए थे। कैलेंडर इसमें शायद नहीं आया था। एक प्रश्न क्यूब का पूछा गया था। ब्लड रिलेशन, सेम एड्रेस, नंबर सीरीज, चिन्ह परिवर्तन, ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक है जो नए टॉपिक है। और लगातार सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो ईएसबी लगातार पूछ रहा है और इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो हम बना चुके हैं। जब आप लोग नोट्स लेते हैं तो इन सभी स्पेशल टॉपिक्स के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जैसे फ्लोर पजल हो गया, मानसिक अभिरुचि हो गई, एम्बेडेड फिगर हो गया, इन सब के आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए अगर बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन कितने आए हैं, तो मैथ के 13 क्वेश्चन थे लगभग, रीजनिंग के लगभग 40 से 42 क्वेश्चन थे। ये दोनों मिलाकर के लगभग मान के चलिए 55 से 56 नंबर की मैथ रीजनिंग आ रही है। साइंस आपका 8 से 10 नंबर का साइंस पूछा गया है। रिमेनिंग आपका जीके जीएस करंट अफेयर है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर 7052547003 है, जिस पर मैसेज करके आपको नोट्स ले लेना है। कुछ ऐसी भर्ती है जैसे कि छात्रावास अधीक्षक की भर्ती। ये भर्ती भले ही आपको कैलेंडर में नहीं देखने को मिल रही, लेकिन ये भर्ती आएगी 101%, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि छात्रावास अधीक्षक की हम भर्ती करने वाले हैं। 5000 बड़े पदों पर ये भर्ती आने वाली है, क्योंकि अभी रूल बुक इसकी जो है तैयार तो हो गई थी, लेकिन ईएसबी तक नहीं पहुंची है, इसलिए इस भर्ती को अभी रखा नहीं गया है। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ स्पेशल भर्तियां जो होती हैं उसको कभी भी शामिल किया जा सकता है, जैसे आपकी एमपी पुलिस, एमपी एसआई की भर्ती आई थी। ठीक है ना, वैसे ये भर्ती 2026 मार्च में होने वाली थी, लेकिन देखो करवा दिया ना बीच में ला करके। इसी तरह से छात्रावास अधीक्षक की भर्ती आने वाली है। छात्रावास अधीक्षक के कंप्लीट नोट्स आपको मात्र 199 रुपए में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। छात्रावास अधीक्षक के भी नोट्स आप लोग ले सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल आपका एमपी पुलिस का कट ऑफ हम बताने वाले हैं। कांस्टेबल का कट ऑफ कितना जा सकता है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सबका, गर्ल्स का, बॉयज का, सबका बताएंगे कि फिजिकल के लिए कितना नंबर कट ऑफ जा सकता है भाई। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कट ऑफ वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।